हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन बॉटनी वाला। तो लास्ट क्लास में हमने बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में एक ओवरव्यू लिया था और हमने ये देखा था कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ये मॉलिक्यूल्स, उसे हम बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। अब क्या हमने पढ़ा था, इसमें हमने ये देखा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो दो चीजों से मिलकर बनता है। एक तो होता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा था कि ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है, तो इसमें किस तरह से पता चलेगा, तो उसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया था। इसके लिए भी एनालाइज करके देखा था और इसको भी हमने एनालाइज करके देखा था, जिससे हमको ये पता चला था कि कुछ बायोमॉलिक्यूल्स तो हमारे बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, और कुछ हमारे कैसे होते हैं, बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। ये हमने इसमें पढ़ा था ऑर्गेनिक वाले में। इनऑर्गेनिक वाले में हमने क्या देखा था कि जब सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स रिलीज हो जाते हैं तो हमारा जो ऐश बचती है लास्ट में, जब कुछ हम बर्न करते हैं, उसके बाद सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, बाद में क्या बचेगी हमारे पास, ऐश। और उस ऐश में ही सारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सो इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट अमाइनो एसिड्स, कि अमाइनो एसिड्स क्या होता है। In this class, we will learn about amino acids. अमाइनो एसिड क्या होता है। अब जैसे कि आप बोलेंगे कि अमाइनो एसिड है क्या चीज है एक्चुअली। ये इसके पास क्या होता है, इसके पास अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। अब कैसे प्रेजेंट होता है, तो इसकी स्ट्रक्चर में ये चीज छुपी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसका एक जनरल स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या होता है, एक साइड इसके पास क्या है, अमाइनो ग्रुप है, और उसी कार्बन से अटैच होता है इसके पास कार्बोक्सिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। तो ये जो कार्बन हुआ, इस कार्बन को मैंने कौन सा कार्बन बोला, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको नाम दे दिया अल्फा कार्बन। ये जो कार्बन है जिससे मेरे दोनों फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं, मतलब अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप, इस कार्बन को मैं बोल देती हूँ अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि अल्फा कार्बन जहां पे हमारा फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली कार्बन से अटैच होता है, उस कार्बन को नाम देते हैं हम अल्फा कार्बन। उसके अलावा यहाँ पे एक ग्रुप प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन का, और एक वेरिएबल ग्रुप होता है, मतलब एक ऐसा ग्रुप जो हर एक अमाइनो एसिड में अलग होता है। ये कैसा करता है, ये वेरी करता है अमंग अमाइनो एसिड्स। हर अमाइनो एसिड के पास ये जो आर ग्रुप है ये वेरी करता है। बाकी पूरा स्ट्रक्चर हमारा जनरल जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है। तो अब बात करते हैं कि अमाइनो एसिड पीएच पे कैसे डिपेंड करता है। पीएच पे कैसे डिपेंड करता है कि वो कैटायन है या एनायन है। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर था, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, ये एनायन है, ठीक है। एनायन है तो ये किसकी तरह काम करेगा, ये बेस की तरह काम करेगा, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। उसी तरह यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे ये क्या है, मेरा कैटायन, और कैटायन किसकी तरह काम करेगा, यहाँ पर एसिड की तरह काम करेगा, ये एसिडिक होगा। अब क्या होता है, जब मेरा एनायन पीएच में कुछ चेंज की वजह से, पीएच चेंज की वजह से, पीएच के चेंज की वजह से मेरा एनायन
कैटायन में कन्वर्ट होने वाला होता है। तो बीच में कहीं पर मेरे को पीएच चेंज की वजह से इस तरह की फॉर्म मिलती है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी होता है और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। और इस फॉर्म को हम बोलते हैं ज्विटर आयन। ठीक है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये एनायन की तरह काम करेगा, पीएच में शिफ्ट आएगा तो ये कैटायन की तरह काम करेगा। लेकिन शिफ्ट के बीच में कहीं पर मिडल पाथ में जब ये शिफ्ट हो रहा होगा, मिडल पाथ में पीएच के चेंज की वजह से ये मेरे को दोनों फॉर्म्स में मिल जाएगा। मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा, और इस फॉर्म को मैं बोलूंगी ज्विटर आयन। अब ये जो ज्विटर आयन होता है, ये जो ज्विटर आयन होता है मेरा, इसको मैं एम्फोटेरिक आयन भी बोल सकती हूँ। एम्फोटेरिक आयन भी बोल सकती हूँ। एम्फोटेरिक बोल सकते हैं क्योंकि इसके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है, मतलब बेसिक पार्ट भी है इसके पास और एसिडिक पार्ट भी है इसके पास। और ज्विटर आयन मिलेगा कब मुझे, जब आइसोइलेक्ट्रिक पीएच होगा। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच मतलब न्यूट्रल पीएच पे, न्यूट्रल कंडीशंस पे मेरे को क्या मिलेगा, ये ज्विटर आयन की फॉर्म में मिलेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन पीएच। पीएच पे डिपेंड करता है कि मेरा अमाइनो एसिड किस फॉर्म में मिल रहा है, क्या वो एनायनिक फॉर्म में मिलेगा, क्या वो कैटायनिक फॉर्म में मिलेगा। अगर न्यूट्रल कंडीशन है तो न्यूट्रल कंडीशन पे वो मेरे को ज्विटर आयनिक फॉर्म में मिलेगा। तो अगर हम अमाइनो एसिड को क्लासिफाई करें तो हम 3 बेसिस पे अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं। पहला आ जाता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर, कि जो आर ग्रुप है, बाकी सारे ग्रुप तो सेम होते हैं, सिर्फ आर ग्रुप वेरी करता है। तो आर ग्रुप के स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन हम करते हैं न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, क्या हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर सकती है। अगर कर सकती है तो वो नॉन इसेंशियल हो जाते हैं, हमको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी बॉडी उस अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज नहीं कर सकती तो वो हम कर देते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स में। इसेंशियल क्यों, क्योंकि बाहर मतलब अपनी डाइट में अलग से हमको ऐड करना पड़ेगा वो अमाइनो एसिड पर्टिकुलरली, क्योंकि हमारी बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं कर सकती। तीसरे टाइप के होते हैं हमारे नेचर, कि ये जो आर ग्रुप है इसका नेचर कैसा है, क्या वो पोलर है, उसका जो आर ग्रुप है क्या वो पोलर है या वो नॉन पोलर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो ये कैसा होता है, क्या ये एसिडिक होता है। एसिडिक वाले जितने भी होंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे, जैसे कि एस्पार्टेट, ग्लूटामेट। दूसरे टाइप के आते हैं मेरे बेसिक, जिनका जो आर ग्रुप होता है वो बेसिक होता है। जिनका आर ग्रुप एसिडिक होता है उसमें एग्जांपल आ जाते हैं मेरे एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। बेसिक के लिए लाइसिन, आर्जिनिन, ये आ जाते हैं। फिर आता है मेरा न्यूट्रल। न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स, न्यूट्रल में कौन आते हैं मेरे, न्यूट्रल में आ जाता है मेरा ग्लाइसिन, और एलानिन। जिनका एसिडिक आर ग्रुप, उनके पास एग्जांपल आ जाते हैं एस्पार्टेट, ग्लूटामेट। बेसिक वाले के लिए लाइसिन, आर्जिनिन, और न्यूट्रल वाले ग्लाइसिन और एलानिन। उसके अलावा एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स का मतलब क्या है, एरोमेटिक मतलब जिनके आर ग्रुप में एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होती है। इसमें आता है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफॉन, फिनाइल एलैनिन,
और टायरोसिन। ठीक है, फिर ऐसे आर ग्रुप जिनके पास सल्फर प्रेजेंट होता है, सल्फर कंटेनिंग, सल्फर कंटेनिंग, मेथ्यूनिन, मेथ्यूनिन एंड सिस्टीन। एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। एसिडिक की बात कर ली, बेसिक की बात कर ली, न्यूट्रल की बात कर ली, एरोमेटिक की बात कर ली, और उसके अलावा क्या है, सल्फर कंटेनिंग है। फिर आते हैं मेरे हेट्रोसाइक्लिक रिंग वाले, जिनके पास हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है। इसका एग्जांपल है मेरे पास, सो एसिडिक वाले हो गए, बेसिक वाले हो गए, न्यूट्रल वाले हो गए, एरोमेटिक हो गए, सल्फर कंटेनिंग हो गए, हेट्रोसाइक्लिक रिंग वाले हो गए, और लास्ट मेरे पास होते हैं एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल ग्रुप जिनके जो आर ग्रुप के पास क्या होता है, एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इसका एग्जांपल आ जाता है मेरा सीरीन, सीरीन और थेरियोनिन। ये आ जाते हैं मेरे ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप की स्ट्रक्चर पे जो हमने क्लासिफिकेशन किया है। तो वो किस बेसिस पे किया है हमने, उसके आर ग्रुप के पास किस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। क्या वो एसिडिक है, मतलब उसके पास कार्बोक्सिल ग्रुप है आर ग्रुप में, क्या उसके पास बेसिक है, क्या न्यूट्रल है, एरोमेटिक है, सल्फर कंटेनिंग है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, या फिर एल्कोहल है। सो सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, कि हमको रिक्वायरमेंट है अपनी डाइट में ऐड करने की या हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, उसको हमको कहाँ लेना पड़ेगा, अपनी डाइट में ऐसे फूड्स लेने पड़ेंगे जिनके पास वो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है। तो कौन कौन सा इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वैलिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन, मेथियोनिन और थेरियोनिन। ये सारे अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं हमारे, इसेंशियल, मतलब हमको बाहर से अपनी डाइट में इन्वॉल्व करने पड़ेंगे। सेमी इसेंशियल कौन से होते हैं, सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी बना तो सकती है लेकिन बहुत कम अमाउंट में बनाएगी, बहुत लो अमाउंट में बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आर्जिनिन है और हिस्टीडीन है, तो ये आ जाते हैं हमारे सेमी इसेंशियल में। फिर थर्ड टाइप के हमारे होते हैं नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल का मतलब क्या है, हमारी बॉडी पूरी तरह से खुद ही सिंथेसाइज कर रही है अमाइनो एसिड को, किसकी हेल्प से, इसेंशियल वालों की हेल्प से। एग्जाम्पल क्या है इसका, ग्लाइसिन। सो ये हो जाता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, सेमी इसेंशियल और हमारे नॉन इसेंशियल्स। थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आर ग्रुप, कि जो आर ग्रुप है उसका नेचर कैसा है, क्या वो हाइड्रोफोबिक है या वो हाइड्रोफिलिक है। मतलब उसका ये जो आर ग्रुप है, क्या वो हाइड्रोफोबिक है या वो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलेंट हाइड्रोफोबिक है उसके पास जो ग्रुप है। अब अगर हम इसको देखें तो हाइड्रोफोबिक के एग्जांपल कौन कौन सा आ जाते हैं हमारे, गैवलीपियम, इसका एक निमोनिक है गैवलीपियम, गैवलीपियम मतलब ग्लाइसिन
एलेनिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, प्रोलीन और मेथियोनिन। तो ये सारे आते हैं हमारे किसमें, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स में। हाइड्रोफिलिक दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो पोलर चार्ज, हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है, पोलर। तो क्या वो पोलर हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब अनचार्ज, या फिर वो ऐसे पोलर हैं जिनके ऊपर चार्ज है, पोलर चार्ज। तो पोलर चार्ज का तो हमने देख लिया था, पोलर चार्ज में हमारे सारे एसिडिक, सारे बेसिक अमीनो एसिड्स आ जाते हैं। और पोलर अनचार्ज में कौन कौन से आते हैं, मतलब उनका जो आर ग्रुप है वो है तो पोलर हाइड्रोफिलिक है, लेकिन कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, जैसे सीरीन, थेरिमीन, एस्पराजीन, सिस्टीन, और ग्लाइसिन। ये आ जाते हैं हमारे पोलर अनचार्ज में। और पोलर चार्ज की मैं बात करूं तो पोलर चार्ज में एसिडिक है, मतलब कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, और बेसिक है मतलब उसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। एसिडिक के लिए एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। बेसिक के लिए लाइसिन, आर्जिनिन एंड लास्ट हिस्टीडीन। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड्स का। हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, आर ग्रुप का स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, क्या वो हाइड्रोफोबिक नेचर रखता है या हाइड्रोफिलिक नेचर रखता है। हाइड्रोफोबिक के एग्जांपल आ जाते हैं हमारे ग्लाइसिन, एलिनिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, प्रोलीन और मेथियोनिन। हाइड्रोफिलिक है तो वो क्या चार्ज है, क्या वो चार्ज है या अनचार्ज है। अनचार्ज होगा तो ये सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं, चार्ज होगा तो कैसा चार्ज है, नेगेटिव है, तो ये दोनों, बेसिक है तो ये तीनों एग्जांपल। फंक्शन, ये जो अमीनो एसिड्स हैं इनका फंक्शन क्या है, तो अगर मैं देखूं ये जो प्रोटीन है, जैसे कि मैंने प्रोटीन का बताया था कि प्रोटीन किससे मिलके बनते हैं, अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं। अमीनो एसिड्स अलग अलग कॉम्बिनेशंस में जुड़ते हैं और अलग अलग तरह के प्रोटीन को फॉर्म करते हैं। तो पहला फंक्शन आ गया मेरा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन के। दूसरी प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं हमारे ग्लूकोनियोजेनेसिस में। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, न्यू जो वर्ड है ये आ जाता है मेरा, इसका मतलब जो आ जाता है न्यू, मतलब ग्लूकोज को फॉर्म करवाना फ्रॉम अ न्यू सोर्स, मतलब एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को बनवाया जा रहा है फ्रॉम द सोर्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट, बिना मतलब एक ऐसा सोर्स जो कि नॉन शुगर सोर्स है, उससे मैं ग्लूकोज को बनवा रही हूँ, उससे मैं क्या बनवा रही हूँ, ग्लूकोज को बनवा रही हूँ। तो इस प्रोसेस को मैं बोलती हूँ ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ये कहाँ होती है प्रोसेस, मेरी लिवर में। फिर एक अमीनो एसिड होता है ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान क्या बनाता है, ट्रिप्टोफान सिंथेसाइज करता है मेलाटोनिन को, मेलाटोनिन को सिंथेसाइज करता है, और मेलाटोनिन हार्मोन है। ये हार्मोन क्या करता है मेरा, सर्काडियन रिदम, सर्काडियन रिदम मतलब 24 आवर्स साइकिल जो होती है, इसको
मेंटेन करता है। दूसरा एक विटामिन है B3। विटामिन B3 इसको सिंथेसाइज करने में ट्रिप्टोफान का एक मेन रोल है। फिर आता है हिस्टेडीन। हिस्टेडीन हमारा एक हिस्टामिन नाम का एक कंपाउंड बनाता है, और हिस्टामिन क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, मतलब उनका डायमीटर एक्सपैंड कर देता है, उनका डायमीटर बढ़ा देगा। कोई ब्लड वेसल थी जिसका डायमीटर ये था, अब क्या कर देगा हिस्टामिन, उसके ब्लड वेसल्स को इतना बड़ा डायमीटर कर देगा ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड फ्लो यहां से हो सके। तो ये काम है मेरा हिस्टामिन का। फिर आ जाता है मेरा टायरोसिन। टायरोसिन थायरॉक्सिन बनवाता है। थायरॉक्सिन में दो तरह के हार्मोन होते हैं, T3 एंड T4, जो कि थायराइड से रिलीज होते हैं, थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं। फिर आता है मेरा इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये भी हार्मोन्स ही हैं। और एक होता है डोपामीन। डोपामीन इस सबको सिंथेसाइज करने में किसका रोल है, टायरोसिन का। और इनमें अगर मैं देखूं एक पॉइंट कि इन सारे अमाइनो एसिड्स में सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स कौन सा होता है, वो होता है ग्लाइसिन, क्योंकि ग्लाइसिन का जो आर ग्रुप है वो है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन सबसे सिंपलेस्ट आर ग्रुप माना जाता है। और इसी वजह से ये कैसा होता है, हमारा सिमेट्रिकल होता है और कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता। बाकी सारे अमाइनो एसिड्स हमारे ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, लेकिन ग्लाइसिन नहीं करता, क्योंकि वो हमारा कैसा है, सिमेट्रिकल है। सो आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब मेटाबोलाइट्स क्या हो सकते हैं, मेटाबोलाइट्स जो कि मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, उन सारे कंपाउंड्स, उन सारे जो भी मेरे पास एलिमेंट्स हैं या जो भी ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो मेरे मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें मैं बोलती हूँ मेटाबोलाइट। अब मेटाबोलाइट मेरे दो तरह के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है कि वो प्राइमरी है या वो सेकेंडरी है। प्राइमरी का मतलब क्या है कि मेरी कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही थी, ठीक है, कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही थी और उसमें मेरे को उस मेटाबोलाइट की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास फोटोसिंथेसिस चल रही है, उसमें मेरे को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है, या रेस्पिरेशन चल रहा है, रेस्पिरेशन में मेरे को ग्लूकोज चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है मेरा, ये आ जाता है मेरा किसमें, प्राइमरी मेटाबोलाइट में। प्राइमरी मेटाबोलाइट वो मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि मेन मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब वो एक प्रोडक्ट की तरह काम करते हैं, वो एक मेन मेटाबोलाइट की तरह काम करते हैं, रिएक्टेंट की तरह काम करते हैं। तो वो आ जाता है मेरे सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट में। और इनका जो फंक्शन है वो आइडेंटिफिएबल है, मतलब इनका एक पर्टिकुलर फंक्शन है एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक रिएक्शन में। दूसरे तरह के जो होते हैं मेरे सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं वो या तो प्रोडक्ट की तरह बनेंगे, किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन में या तो वो प्रोडक्ट की तरह बनेंगे या फिर वो बाई प्रोडक्ट की तरह बनेंगे। लेकिन क्या वो बॉडी के लिए इसेंशियल है, बिल्कुल भी नहीं। वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी इसेंशियल नहीं है। मतलब हो सकता है कि इकोलॉजिकल टर्म्स में दूसरी ऐसी स्पीशीज हों जो उसको एज अ प्रोडक्ट यूज करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो वो इकोलॉजिकली, लेकिन इसेंशियल नहीं है वो किसी भी बॉडी, मतलब जहां पे वो बन रहा है वहां पे इसेंशियल नहीं है। वो हो सकता है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखता हो किसी दूसरी स्पीशीज के लिए। तो ये आ जाते हैं हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब अगर मैं बात करूं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, तो ये पूरी टेबल जो है ये मेरे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आते हैं। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट मेरे पिगमेंट्स हो सकते हैं। पिगमेंट्स के एग्जांपल आ जाते हैं कैरोटेनॉइड्स और एंथोसाइनेंस, या फिर एल्कलॉइड्स हो सकते हैं, जैसे कि हमारा मॉर्फिन हो गया। अब मॉर्फिन क्या करता है, मॉर्फिन बहुत से ऐसे पेशेंट्स को दिया जाता है जो एक सीवियर सर्जरी से होकर आते हैं या फिर उनको बहुत ज्यादा पेन है, तो उस पेन को कम करने के लिए मॉर्फिन दिया जाता है। मॉर्फिन एक तरह की ड्रग होती है एक्चुअली। फिर आते हैं टर्पेनॉइड्स। टर्पेनॉइड्स के एग्जांपल आ जाते हैं मोनोटर्पीन्स और मेरे डायटर्पीन्स। इसेंशियल ऑयल्स भी हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, जैसे कि लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन्स में आ जाते हैं एग्जांपल एब्रिन और रीशिन। फिर ड्रग्स,
कुछ ड्रग्स भी हैं जो मेरे सेकेंडरी मेटाबोलाइट की तरह काम करते हैं, जैसे कि विनब्लास्टिन और कर्क्यूमिन। और ये पॉलीमेरिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं, जैसे हमको कुछ प्लांट से रबड़ मिलती है और रबर को हम अलग अलग मॉडिफिकेशन करके अलग अलग यूज में लेते हैं। हमारी डे टू डे लाइफ में हमारा रबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रबर। तो ये क्या है, पॉलीमेरिक सब्सटेंस है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। दूसरा आ जाता है मेरा गम। गम भी क्या है, हमारा बहुत इसेंशियल है हम लोगों के लिए, भले प्लांट के लिए ना हो, प्लांट में वो एज अ सैप रिलीज होता है, लेकिन हमारे लिए बहुत इसेंशियल है। और उसके अलावा सेल्यूलोज, हम जो पेपर का यूज कर पा रहे हैं वो किसकी वजह से कर पा रहे हैं, सेल्यूलोज की वजह से कर पा रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मेटाबोलाइट्स, जिसमें हमने प्राइमरी सेकेंडरी का डिफरेंशिएशन पढ़ा। में अभी हम इतना ही करेंगे जिसमें हमने प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़े, उसकी टेबल पढ़ी। और ये जो टेबल है ये नीट वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में, प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, और प्रोटीन की एक्टिविटी के बारे में। ये सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।